अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम इंशाल्लाह एनईडी यूनिवर्सिटी के पास पेपर्स में जो मैथ्स के क्वेश्चंस आए हैं ना उसको देखेंगे और उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जितने क्वेश्चंस मुझे पता चले मैं वो सॉल्व करवा देता हूँ, जो कि 2020, 21, 22, 23 में आए हैं। और 23 में मतलब ये जो अभी आपका साल चल रहा है, जो एनईडी के टेस्ट चल रहे हैं, उसमें ज़्यादातर आपके क्वेश्चंस रिपीटेड आ रहे हैं। जितने स्टूडेंट्स ने हमें बताया हैं कि रिपीटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो भाई जिसको इस थोड़े से लिमिटेड टाइम के अंदर अपनी मैथ्स की अच्छी तैयारी या किसी भी सब्जेक्ट की अच्छी तैयारी करनी है ना, तो वो कोशिश करे कि पास पेपर्स के एमसीक्यूज़ को लाजमी सॉल्व करे। तो कुछ पास पेपर्स के एमसीक्यूज़ मेरे पास भी थे, तो मैंने सोचा कि वो मैं सॉल्व करवा देता हूँ कि किसी को अगर उनका मसला हो तो वो देख ले। तो मेरे ख्याल से अब एनईडी यूनिवर्सिटी की सेकेंड अटैम्प्ट भी होने वाली है कुछ टाइम में टेस्ट की, तो उन लोग के लिए फ़ायदेमंद है जिनके लिए अभी सेकेंड अटैम्प्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास एक आसान सा क्वेश्चन है। बोल रहा हूँ ओमेगा की पावर 32 आपके पास किसके बराबर होती है। देखो भाई, ये चीज़ तो हमें सबको पता है कि ओमेगा की पावर क्यूब जो होती है वो 1 के बराबर होती है। तो ये ओमेगा की पावर 32 को हमने किसी तरीके से इस क्यूब में तोड़ना है, क्योंकि क्यूब की वैल्यू हमें पता है, ओमेगा की पावर क्यूब की वैल्यू हमें पता है, 32 की पावर हमें नहीं पता। वो पूछ रहा है कि वो किसके बराबर होगी, तो हम किस तरीके से इसे सॉल्व करेंगे, वो बहुत आसान सा तरीका है। भाई देखो, मैं ओमेगा की पावर 32 को ऐसे लिख सकता हूँ, ओमेगा क्यूब पे पावर 10 और मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूँ। उसकी वजह क्या है, देखो भाई 3 मल्टीप्लाई बाय 10 30 हो जाएगा, और 30 + 2 32। अब मैंने इसमें +2 क्यों किया, देखो अगर दो सेम बेसिस आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती है ना, और वो दो सेम बेसिस आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती है, तो उनकी जो पावर्स होती हैं वो आपस में ऐड कर दी जाती है। देखो यहाँ पे भी ओमेगा है और इधर भी ओमेगा है, तो दोनों सेम बेसिस हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो पावर ऐड हो जाएंगी। तो जब पावर ऐड होंगी तो ये दोबारा 32 बन जाएगा, मतलब ये इसके बराबर है, ये साबित हो जाएगा। तो अब देखो ओमेगा क्यूब की वैल्यू हमें पता है 1 है, और इस पर वही 10 लगाया मल्टीप्लाई बाय 32। अब देखो 1 पे 10 आ रहा है, मतलब 1 पे कोई भी पावर आ जाए 1 ही रहता है वो, और 1 किसी से भी मल्टीप्लाई हो तो सामने वाली की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। तो ये ओमेगा स्क्वायर ही रहेगा, और ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। बहुत ही बच्चों वाला और आसान तरीन सवाल होता है मेरे हिसाब से। अब ऐसा नहीं है कि मुश्किल सवाल एनईडी के पेपर्स में आते नहीं हैं, वो भी आएंगे। फ़िलहाल मैंने अभी बहुत आसान से सवाल निकाले ताकि थोड़ा कॉन्फिडेंस गेन हो जाए, और जिन्होंने टेस्ट वगैरह दिए उनको पता है कि आसान सवाल भी एनईडी के पेपर में आते हैं, बल्कि भी नहीं ही है एनईडी के पेपर में आते हैं। मैथ्स में कुछ एक आध मुश्किल आ जाता है तो आ जाता है। भाई इंटीग्रेशन पूछ रहा है आपसे इसकी, तो सीधी सी इंटीग्रेशन है। टेंजेंट एक्स का फॉर्मूला इंटीग्रेशन है, टेंजेंट बॉक्स का फॉर्मूला अगर किसी को याद होगा तो वो आराम से बता देगा। ऑप्शंस में नीचे गिवन होगा। देखो भाई, टेंजेंट की इंटीग्रेशन क्या होती है, ln sec x प्लस ऑफ सी, और ये आपका आंसर हो गया, बस ये होती है, आसान सी चीज़ है। अच्छा, इसी तरीके से एक और फार्मूला मैंने देखा था कि जो पास पेपर में बहुत दफ़ा पूछा हुआ था, वो क्या था, cot x dx, ये किसके बराबर होता है, ये भी पूछा हुआ था। ये भी बहुत बच्चों वाला फजूल तरीन सवाल पूछा हुआ था, क्योंकि सीधे फार्मूले लग रहे हैं, इनमें कुछ सॉल्व करने वाला है ही नहीं। ये मुफ्त के नंबर हैं अगर फार्मूले याद होंगे तो, और याद ही होने चाहिए, सेकेंड ईयर करके सब बैठे हैं। अच्छा, तो ये जैसे 3 सवाल आपके निकल गए, बहुत ही हलवा और आसान तरीन सवाल थे। इसी तरीके से एक क्वेश्चन और है, मैंने कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन, प्रोबेबिलिटी पढ़ाया नहीं है अपने अभी चैनल पर, पढ़ाऊँगा इंशाल्लाह, तो ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। फ़िलहाल अभी इसका एक सवाल देख लेते हैं, इसी चैप्टर से आया हुआ। हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम स्विमिंग। बोल रहा है भाई कितने वर्ड्स फॉर्म हो सकते हैं स्विमिंग से, तो आपको ये बताना है। देखो इसका ना बहुत एक आसान सा तरीका होता है और एक आसान सा फार्मूला होता है, कुछ भी नहीं करना है इसमें, सिर्फ एक फार्मूला याद रखना है। तो वो फार्मूला क्या है, टोटल अल्फ़ाबेट्स, या अगर नंबर दिए मैं तो टोटल नंबर लिख लेना ऊपर, अभी इसमें अल्फ़ाबेट्स हैं तो मैं अल्फ़ाबेट्स की बात करूँगा। टोटल अल्फ़ाबेट्स फैक्टोरियल के साथ ऊपर लिख दिए, सही है भाई। और रिपीट होने वाले अल्फ़ाबेट्स जो है ना,
उन्हें फैक्टोरियल के साथ नीचे लिख दिया। अब देखो रिपीट होने वाले अल्फ़ाबेट्स में एक छोटी सी बहुत मामूली सी एक चीज़ है। अब जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे आई 2 दफ़ा आ रहा है ना, और एम भी 2 दफ़ा आ रहा है, तो बराए मेहरबानी ऐसा नहीं करना कि 2 + 2 4 हो गया, 4 का फैक्टोरियल। सही है। वैसे अभी इसमें जो आंसर आएगा ना वो बिल्कुल ऐसे ही आएगा, जैसे अगर मैं इंडिविजुअल फैक्टोरियल भी दूँ तो 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल, तो ये क्या आंसर होगा? देखो ये 2 का फैक्टोरियल मेरा 2 मल्टीप्लाई बाय 1, और मल्टीप्लाई का साइन फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 1, और इसका फैक्टोरियल मैं लूँगा तो क्या आंसर आएगा? 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। अब देखो ये कितना हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स टू 4, मगर ये कितना होगा? 4 3 ज़ा 12 और 12 2 ज़ा 24, मतलब दोनों देखो दोनों के आंसर डिफरेंट आने। तो इसमें क्या करना होगा? रिपीटेड अल्फ़ाबेट्स वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग सा सीन होगा। पहले बताओ टोटल अल्फ़ाबेट्स कितने हैं? टोटल अल्फ़ाबेट्स 8 हैं, तो 8 अल्फ़ाबेट्स ऊपर आ गए, और डिवाइडेड बाय रिपीटेड अल्फ़ाबेट्स को अलग अलग लिखना। पहले 2 दफ़ा आई आ रहा है, फिर उसके बाद 2 दफ़ा एम आ रहा है, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। अगर इसे फैक्टोरियल के फॉर्म में नहीं लिखा हुआ, कोई एक न्यूमेरिक वैल्यू दी हुई है, तो इसे कैलकुलेटर से सॉल्व करना हुआ आपका आंसर हो जाएगा। और अगर कैलकुलेटर से भी सॉल्व नहीं करना, या बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि एन वाले, मैं खुद एन यूनिवर्सिटी में केमिकल इंजीनियर हूँ, तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि एन के बाज़ डिपार्टमेंट में ऐसा होता है कि वो टेस्ट देते वक्त ना कोई इन्विजिलेटर होते हैं जो कि होते हैं भाई दुश्मन होते हैं, खैर दुश्मन तो नहीं होते, बाज़ दफ़ा इन्विजिलेटर मना कर देते हैं भाई कैलकुलेटर यूज़ नहीं करो साइंटिफिक। तो भाई आप ऐसे भी फैक्टोरियल को सॉल्व कर सकते हो, आसान सा तरीका, बस थोड़ा टाइम जाएगा। वैसे होता नहीं है, बहुत कम केसेस में ऐसा होता है कि एन में कैलकुलेटर मैं यूज़ करने के लिए मना कर दूँ। इस साल की तो कोई रिपोर्ट नहीं है मेरे पास, या हो सकता हुई हो, मुझे पता नहीं हो। अच्छा जी, तो ये देखो 3-4 सवाल देख लिए, बहुत ही आराम से निकले। फ़िलहाल इसमें मैंने आसान से सवाल ही नहीं, मेरे ख्याल से 14 सवाल था, वो 5वां देख लेते हैं। देखो तुम्हें ना एक सीरीज़ दी हुई होगी, या सीरीज़ नहीं भी दी हुई होगी ना, तो बताया होगा कि सेकंड टर्म जो है ना आपके पास वो 6 है, ये भी पास पेपर का सवाल है, और फिफ्थ टर्म जो है ना आपके पास वो 48 है। सही है भाई। और बोले सम ऑफ 10 टर्म्स बता दो, उस सीरीज़ की सम करोगे 10 टर्म्स को तो बता दो, और बताया वो जो सीरीज़ है ना वो जीपी में है। सही है। अब जीपी का फॉर्मूला हर बच्चे को पता होना चाहिए, तो ये सॉल्व हो जाएगा आराम से, कुछ भी नहीं होगा इसमें। देखो भाई सेकंड टर्म का पूछा, देखो जीपी की फर्स्ट टर्म ये होती है, सेकंड टर्म ये होती है, थर्ड टर्म ये होती है, और ऐसी चलती रहती है। सही है। अब देखो सेकंड टर्म तुमसे पूछ रहा है ना, अच्छा इसमें कुछ भी नहीं होता, अगर इसे आसान तरीके से याद रखना है ना, तो ए तो अपनी जगह एज इट इज़ रहेगा। देखो इधर भी है, इधर भी है, और इधर भी है, बस एक क्या कहना चाहिए, एडिशन क्या होगा इसमें, जब फर्स्ट से सेकंड पे आओगे ना तो आर आ जाएगा, अब सेकंड से थर्ड पे आओगे तो 2 आर आ जाएंगे, मतलब आर इंटू आर आ जाएगा, मतलब आर की पावर इंक्रीज़ होती रहेगी। अगर मैं यहाँ पे देखूँ ना तो आर स्क्वायर है, वो आर स्क्वायर बोलूँ, अस्तगफिरुल्लाह, आर की पावर 0 है। आर की पावर 0 मतलब आर 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई बाई ए इक्वल्स टू ए ही होता है। तो ये फर्स्ट टर्म हो गई आपकी, ये सेकेंड टर्म हो गई, और ये थर्ड टर्म हो गई, और ऐसी ये चलती रहेगी। अगर आप फिफ्थ टर्म देखोगे तो क्या होगा, ए तो ऐसे ही रहेगा और आर की पावर 4 हो जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ तक की बात समझ में आई होगी, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसा है नहीं। अब देखो तुम्हारे पास सेकंड टर्म है ना, जो कि किसके बराबर है, 6 के बराबर है, तो आप लिख दोगे ए आर आपके पास है इसके बराबर 6 के बराबर है, और फिफ्थ टर्म आपके पास किसके बराबर है, ए आर 48 के बराबर है। उम्मीद है यहाँ तक की बात समझ में आई होगी, यहाँ तक किसी को भी कोई मसला नहीं होगा। अच्छा चलो अब इसे सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व होगी ये चीज़। देखो भाई जब भी जीपी का सवाल आ जाए ना, सिर्फ जीपी के लिए बता रहा हूँ भाई, जब भी जीपी का सवाल आ जाए, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सवाल आ जाए, तो इसमें क्या करना, ये इक्वेशन 1 कह रहा हूँ मैं, इसे इक्वेशन 2 कह रहा हूँ। जो बड़ी वैल्यू है ना उसे डिवाइड करवाते हैं छोटी वैल्यू से। मतलब देखो भाई यहाँ पे ए आर 4 है, डिवाइड करवा दो ए आर से, और यहाँ पे 48 आ जाएगा जो कि डिवाइड होगा 6 से। तो उम्मीद है ये सारी बात समझ में आई होगी, कोई भी मसला नहीं होगा इसमें। ठीक है, अब देखो भाई आर से आर कैंसिल हो जाएगा, वो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आर क्यूब बचेगा, क्योंकि एक आर कैंसिल हो गया नीचे से। तो देखो आर क्यूब आपके पास बराबर होगा 8 के। सही है भाई,
अब देखो 8 का आपने क्यूब लेना है, तो 8 का क्यूब किसके बराबर होता है? 8 का क्यूब आपके पास 2 के बराबर होता है, तो आप वही क्यूब रूट ऑन बोथ साइड कर लोगे, ठीक है। क्यूब रूट ऑन बोथ साइड आपने करा, आर की वैल्यू आपके पास निकल के आ गई क्या? 2। रेशो निकल के आ गया आपके पास, सही है। अब देखो अब ए की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि सम का फॉर्मूला ये होता है ना भाई, एक अदद सम का फॉर्मूला ये होता है ए ब्रैकेट 1 माइनस आर अपॉन 1 माइनस आर, और ये फार्मूला होता है एस एन इक्वल्स टू ए आर माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। ये बताऊंगा ये दोनों फार्मूले कब यूज़ होते हैं, टेंशन नहीं है। अब देखो ये आर की वैल्यू निकल के आ गई, लिख दो भाई पुट इन इक्वेशन 1, क्योंकि मासूम सी इक्वेशन है ना, तो 1 में पुट कर लो, वरना 2 में भी करोगे तो सेम ही आंसर आएगा। देखो भाई ए की वैल्यू हमने निकालनी है, आर आपके पास 2 आया इक्वल्स टू 6, तो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, ए इक्वल्स टू 3 आ गया, ठीक है भाई। आर 2 आ गया, ए 3 आ गया। अब आपने सम के फॉर्मूले में पुट करना है, इसको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ सम के फॉर्मूले में आपको पुट करना है। अब देखो तुम सम का कौन सा फॉर्मूला यूज़ करोगे इसमें से, देखो ये वाले जो फॉर्मूला है ना, ये उसके लिए है जब आर तुम्हारे पास लेस देन 1 आ रहा हो। ये वाले फॉर्मूले में ना आर जो होता है वो लेस देन 1 होता है, 1 से छोटा होता है, और इस वाले फॉर्मूले में ना आर ग्रेटर देन 1 होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 1 से बड़ा आ रहा है ना, तो तुम ग्रेटर वाला फार्मूला यूज़ करोगे। कौन सा वाला फार्मूला होगा? एस एन इक्वल्स टू ए आर माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। अब देखो यहाँ पे एन की वैल्यू दी हुई है तुम्हें, कौन सा एन माना हुआ है? 10 टर्म्स मांगी है ना एन की तुम्हारे पास, तो तुम कौन सा फार्मूला यूज़ करोगे? ये वाला आर का फार्मूला यूज़ करोगे। अच्छा हाँ, एक और चीज़, सॉरी, यहाँ पे ना आर के ऊपर पावर एन भी आती है, गलती हो गई। सही है, अब सही है बिल्कुल, अब बिल्कुल ठीक है फार्मूला, पावर एन भी आती है, ठीक है। अब देखो तुम्हारे पास एन की वैल्यू जो है वो 10 है, यहाँ पे लिख भी देते हैं, एन इक्वल्स टू 10 आ रहा है आपके पास। बस अब कुछ भी नहीं करना, सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू से उठा के डालनी है और इसका फाइनल आंसर निकाल देना है आपने। अब देखो ए की वैल्यू आपके पास क्या है? ए की वैल्यू आपके पास है 3, आर की वैल्यू आपके पास क्या है? 2 है, 2 पे पावर 10 आ गई, माइनस का 1 आया, अपॉन में 2 माइनस 1, तो 1 के बराबर ही हो जाएगा, मतलब डिनोमिनेटर आपके पास 0 हो गया। तो अब क्या करना है? 3 को मल्टीप्लाई करना है 2 की पावर 10 से, और उसमें से आपने माइनस का 1 कर देना है, तो आपके पास कुछ एक अदद आंसर आ जाएगा 3069। ये आपके पास आंसर आ गया, मतलब फर्स्ट 10 टर्म्स का जो आपके पास सम निकल के आ रहा है ना, वो 3069 है। यार ये ज़ीरो थोड़ा बेहुदा सा बन गया, ये ज़ीरो ही है भाई, सही है। तो उम्मीद है यहाँ तक की चीज़ें भी समझ में आई होंगी, क्योंकि बहुत आसान सी चीज़ें अभी तक बताई, कोई भी मुश्किल चीज़ इसमें बताई नहीं है अभी मैंने, और मैं इस लेक्चर में मुश्किल सवाल करवाऊँगा, नेक्स्ट में करवाऊँगा। चलो भाई अब आ जाओ दूसरे सवाल की तरफ। देखो ये दूसरा सवाल आपके पास है, चलो ये वाला करते हैं। 6 क्वेश्चन, प्लस साइन थीटा प्लस साइन माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस कॉस माइनस थीटा प्लस टेंजेंट थीटा प्लस टेंजेंट माइनस थीटा। पूछ रहा है ये किसके बराबर होता है। अब आधे बच्चे तो इसे देख के डरेंगे, बोलेंगे ये क्या आ गया, और हो सकता है कोई डरे ना। इसकी वजह ये, देखो ये बहुत आसान सा सवाल है, अगर इसे सॉल्व करना है ना और कैलकुलेटर अलाउ है तो और भी बच्चों वाला सवाल है। कैलकुलेटर में लिखो साइन और कोई एक नेगेटिव एंगल डाल के देख लो। नेगेटिव एंगल पे ना, जैसे ये नेगेटिव एंगल है ना, साइन नेगेटिव एंगल पे हमेशा नेगेटिव वैल्यू जनरेट करता है, मतलब नेगेटिव एंगल पे एक अदद उसकी नेगेटिव वैल्यू आएगी। अगर मैं कहूँ कि साइन -60 डाल के चेक करो कैलकुलेटर में, तो आंसर आएगा -3/√3/2। और अगर यही मैं बोलूँ सिर्फ साइन 60 डाल के चेक करो, अगर पॉजिटिव 60 होगा तो ये पॉजिटिव आंसर देगा, मतलब नेगेटिव में नेगेटिव आंसर देगा, पॉजिटिव में पॉजिटिव। सेम सीन टेंजेंट के साथ भी होता है, टेंजेंट नेगेटिव एंगल में नेगेटिव आंसर देता है और पॉजिटिव एंगल में पॉजिटिव।
मगर एक कॉस ऐसा वाहिद बनता है जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव कोई सा भी एंगल हो ये हमेशा पॉजिटिव ही आंसर देगा। तो देखो इसे सॉल्व करने का क्या तरीका है, साइन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो मतलब हमने पॉजिटिव साइन थीटा ही रख लिया भाई, और इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी ना तो माइनस का साइन लगा दें यहाँ पे बीच में, माइनस साइन थीटा, मतलब ये माइनस बाहर फेंक देता है अगर आसान सवाल में बोलूँ तो। बस ये सिर्फ याद करने की चीज़ है, ये कोई फजूल सी बात है कि बाहर फेंक देता है, बस ये याद करने के लिए मैं बता रहा हूँ। कॉस थीटा प्लस ये जो है ये पॉजिटिव आंसर देता है, तो ये कॉस थीटा होगा, मतलब इन दोनों का पॉजिटिव मान, इसका 1 होगा तो इसका भी 1 ही होगा, तब पॉजिटिव ही देगा नेगेटिव एंगल होने के बावजूद भी। मगर टेंजेंट ऐसा नहीं करता, टेंजेंट पॉजिटिव का पॉजिटिव देता है, नेगेटिव में नेगेटिव देता है। या तो इसे ऐसे याद कर लो भाई, साइन के साथ अगर कोई बुरा कर रहा है मतलब नेगेटिव साइन अगर साइन को दे रहा है तो साइन उसके बदले में भी उसको नेगेटिव साइन ही देगा, और अगर टेंजेंट के साथ भी कोई बुरा कर रहा है मगर मतलब नेगेटिविटी उसे दे रहा है तो टेंजेंट उसके बदले में उसके जवाब में भी उसे नेगेटिविटी देगा। मगर कॉस एक ऐसा अच्छा बच्चा होता है जो पॉजिटिव या नेगेटिव, मतलब कोई पॉजिटिविटी दे या नेगेटिविटी दे वो हमेशा रिजल्ट में पॉजिटिविटी ही देता है। तो ये देखो ये आपस में कैंसिल हो गए, रिजल्ट में क्या बच गया 2 कॉस थीटा, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो यहाँ तक की बात तो मुझे उम्मीद है कि समझ में आई होगी। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला भाई कोफिशिएंट बता दो मुझे ऑफ सिक्स टर्म, कोफिशिएंट मालूम कर रहा है 6 टर्म का, अब आपने कोफिशिएंट इसका बताना है। ये वाला चैप्टर भी मैंने पढ़ाया नहीं है मगर क्वेश्चन आया हुआ तो सॉल्व करवाना हूँ ताकि आसानी हो जाए कि कैसे सॉल्व होंगे। देखो एन जो होता है ना, मतलब ये जो है ना पावर जो होती है वो एन होती है, तो एन जो है ना वो आपके पास पावर है, इसका फॉर्मूला होता है वो मैं लिख देता हूँ, बोलेंगे एन क्या है, एन सी आर ए एन माइनस आर बी आर, ठीक है भाई। अब देखो एन जो होता है ना वो आपके पास पावर होती है, ये बात तो हमें पता चल गई। आर जो होता है ना, आर को कैसे बताएं, आर जो होता है वो आपके पास रिक्वायर्ड टर्म -1 होता है, मतलब चलिए मैं समझाता हूँ। और ए जो होता है ना वो आपके पास फर्स्ट टर्म होती है, और बी जो आपके पास है वो आपके पास सेकंड टर्म है। सही है, यहाँ तक की बात मुझे उम्मीद है कि समझ में आएगी। अब देखो आर का ना सीन थोड़ा सा बैड होता है तो इसे थोड़ा सा अच्छे से समझ लेते हैं। तो आर क्या होता है आपके पास, आर जो होता है वो रिक्वायर्ड टर्म -1 होता है ना, तो रिक्वायर्ड टर्म -1 मतलब अगर मुझे 5th टर्म की ज़रूरत है ना तो आर मेरे पास 4 होगा। सही है, क्योंकि रिक्वायर्ड टर्म तो मेरी 5th है ना, तो आर क्या होगा 4 होगा मेरे पास। अच्छा ये भी लिख देता हूँ, ये टी आर +1 = 2 होता है। सही है भाई, मतलब अगर मेरे पास मुझसे अगर बोला हुआ है कि 5th टर्म मुझे निकाल के दो तो आर की वैल्यू मैं क्या पुट करूँगा, मैं आर की वैल्यू 4 पुट करूँगा। यहाँ तक की बात समझ में आई है, उम्मीद है कि समझ में आई होगी। अब देखो यहाँ पे क्या सीन है, इसे रेस कर लो। यहाँ पे हमसे क्या बोल रहा है, आर मतलब 6 टर्म निकाल के दे दो, तो मतलब मैं आर की वैल्यू क्या पुट करूँगा, और चलो अब इसी को 1 मिनट रख लेता हूँ। देखो इसमें मैं आर की वैल्यू क्या पुट करूँगा, 5 पुट करूँगा, और 5 पुट करने की क्या वजह है, 6 टर्म चाहिए। देखो 5 + 1 होगा तो ये ऑलरेडी 6 टर्म ही बन जाएगी। अच्छा यहाँ पे देखो पावर क्या है हमारे पास, 9 है, 9c5 हो गया, ठीक है। ए क्या है हमारे पास 2 है, और 2 पे पावर क्या आएगी 9 - 5 आएगी, बिल्कुल ठीक है। मल्टीप्लाई बाय, ये आपस में मल्टीप्लाई हो गई, x/2, और पावर क्या आएगी हमारे पास 4 आएगी, ओह सॉरी 5 आएगी। सही है। अब देखो 9c5 ये फॉर्मूले से भी निकल सकता है और कैलकुलेटर से भी निकल सकता है, तो एनएडी में कैलकुलेटर अलाउ होता है, तो फजूल में फॉर्मूले लगा के नहीं निकालना, इसे कैलकुलेटर में डालना, डायरेक्ट आंसर आएगा 126। वैसे अगर प्रैक्टिस के लिए निकालना चाहो तो कैलकुलेटर से भी निकाल सकते, फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, आसानी से मिल जाए। 2 की पावर 4 हो गई, यहाँ पे 9 - 5 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय x/,
तब x की पावर 5 और 2 की पावर 5। देखो भाई ये पावर दोनों पे है ना, ये इस पे भी आएगी और ये इस पे भी आएगी, तो किसी एक पे देना ज़्यादती है इस पावर के साथ। देखो भाई ये मतलब 4 पावर का क्या मतलब है, ऊपर 2 4 दफ़ा लिखा हुआ है, और 5 पावर का मतलब है कि नीचे 2 5 दफ़ा लिखा हुआ है। तो मैं 4 दफ़ा 2 नीचे से काट देता हूँ, तो यहाँ पे सिर्फ एक दफ़ा 2 बाकी रहेगा ना, तो क्योंकि 5 में से 4 दफ़ा 2 तो चला गया, सिर्फ एक 2 ही बाकी रहा। अब देखो मैं इसे और किस तरीके से लिख सकता हूँ, 126 डिवाइडेड बाई 2, और वहाँ पे आपके पास आ जाएगा x की पावर 6 आपके पास आ जाएगा, वो सॉरी x की पावर 5 आपके पास आ जाएगा। और इससे अगर मैं फर्दर सॉल्व करूँगा तो 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12 और 2 3 ज़ा 6, तो मतलब 63 x पावर 5। अब जस्ट बाद में आगे NAD में अगर ऑप्शन दिया हुआ है 63 x की पावर 5, एक ऑप्शन दिया हुआ है, एक तो बहुत ही फजूल तरीन ऑप्शन देते हैं वो लाजमी हो सकता है भाई, अभी भी दिया हूँ 6 दे दिया, जो कि अगर आंसर निकाल लिया तो वो तो ऐसे ही पता चल जाता नहीं है। एक दिया हुआ है 63 और एक दिया हुआ है बोथ A एंड C। तो क्या करोगे, ना इस पे टिक मारना ना इस पे टिक मारना, इस पर तो मारने का बनता ही नहीं है भाई। ये कोफिशिएंट पूछा हुआ है ना, तो x का कोफिशिएंट बताना है, 63 इसका आंसर है, इसमें और कोई फ़न कार्य नहीं करना, सिर्फ 63 आंसर देना है, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर निकल के आ गया। तो फिलहाल आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस। इंशाल्लाह जब तक NAD के पेपर टेस्ट नहीं हो रहे, जब तक मैं रोज़ाना पास पेपर्स की वीडियोस अपलोड करता रहूँगा, जितने मेरे पास आ रहे हैं और जितने मैं लोगों से ले सकता हूँ उतने लेके सॉल्व करके और आपको सॉल्व करवा दूँगा, जिससे हो सकता है किसी के लिए भाई फ़ायदा हो जाए। ठीक है भाई, यहाँ तक का समझ में आया होगा उम्मीद है। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।